नमस्कार साथियों। आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। इस बार हमने पुराने जो मंथ हैं उनके बारे में भी लेना शुरू किया है करंट अफेयर्स। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो महीने निकले हैं पुराने, क्योंकि आगामी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन महीनों में होने वाली घटनाएं भी अति महत्वपूर्ण हैं। कमेंट बॉक्स में कई स्टूडेंट्स ने हमको ये कहा था कि भाई आप सर पुराने जो मंथ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करिए। तो उसी क्रम में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में। सबसे पहला पॉइंट आएगा आज जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, परिसीमन आयोग के बारे में। मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। मार्च 2020 परिसीमन कहाँ के लिए, कौन से राज्य के लिए? तो जम्मू और कश्मीर के लिए। इस परिसीमन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है और उसके तहत 7 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों की बढ़ाई गई है। पहले 83 सीटें थी जिसे बढ़ाकर 90 सीट कर दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर जिसे हम पीओके बोलते हैं कि 24 सीटें परिसीमन में शामिल नहीं है। इसमें जम्मू क्षेत्र में जो पहले 37 सीटें थी उसे बढ़ाकर 43 किया गया। जम्मू में पहले 37 सीटें थी जिसे बढ़ाकर 43 किया गया, यानी कि 6 सीटें जो है वो जम्मू क्षेत्र की बढ़ी है। और कश्मीर में 1 सीट की वृद्धि की गई है। पहले 43 सीटें थी जिसे 46 सीटें थी जिसे बढ़ाकर 47 किया है। तो कश्मीर में केवल 1 सीट को की बढ़ोतरी की गई है। परिसीमन आयोग ने 2 सीटें उनको भी देने की अभिशंसा की है जो कश्मीरी विस्थापित हैं। इसमें से 1 सीट महिला के लिए और 1 सीट पुरुष के लिए। और पुदुचेरी विधानसभा की तरह ही वो जो 2 सदस्य रहेंगे वो बहुमत परीक्षण के दौरान अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे, ऐसा इस आयोग ने संस्तुति की है। लोकसभा हेतु कुल 5 सीटें हैं। 2 सीटें जम्मू के लिए, 2 सीटें कश्मीर के लिए और 1 सीट रखी अनंतनाग के लिए, जिसमें आधा जो क्षेत्र होगा वो जम्मू का होगा और आधा जो क्षेत्र होगा वो कश्मीर का होगा। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो हाल ही में धारा 370 को खत्म करने के बाद वहां पर एक नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी क्रम में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है और जल्दी ही वहां पर अब विधानसभा के चुनाव भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट, सुखोई 30 विमान। इस सुखोई 30 MKI इस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। अब तो ब्रह्मोस मिसाइल अब ऐसी मिसाइल हो गई है जिसे जल, थल और आकाश हर जगह से प्रक्षेपित किया जा सकता है। यह ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। नेक्स्ट, अमृत सरोवर योजना। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस योजना की शुरुआत की है। आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की है। 15 अगस्त 2023 तक 75 अमृत सरोवर तैयार करने का लक्ष्य रखा है। एक प्रकार से ये झीलें होंगी, छोटी छोटी सी झीलें होंगी जिसे अमृत सरोवर नाम दिया गया है। और इसकी नोडल एजेंसी निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसका नोडल एजेंसी बनाया है। और 1 एकड़ या इससे अधिक की जमीन पर ये छोटी छोटी सी झीलों का निर्माण किया जाएगा। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, भाइयों आपने नाम सुना होगा, बूंदी क्षेत्र में इस पर पहले चर्चा की जा चुकी है। देश का 52वां टाइगर फॉरेस्ट बना है, टाइगर रिजर्व बना है। देश का 52वां टाइगर अभ्यारण्य, बाघ अभ्यारण्य बना है। भारत में जो बाघों के अभ्यारण्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। उनकी संख्या 6 है। और राजस्थान में अब इसके शामिल होने के बाद, रामगढ़ विषधारी के शामिल होने के बाद 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल और अपना ये रामगढ़ विषधारी। तो भाइयों आप ध्यान रखेंगे, रामगढ़ विषधारी देश का कौन से नंबर का बाघ अभ्यारण्य बना है? तो 52वें नंबर का। ये बूंदी जिले से संबंधित है। भीलवाड़ा का भी कुछ इसमें क्षेत्र शामिल है। इस पर चर्चा अपन ने पुराने एपिसोड में की थी, आप देख लीजिए। नार्डिक देश। नेक्स्ट,
नार्डिक देश आर्कटिक क्षेत्र के देश हैं जिन्हें नार्डिक देश कहा जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन। भारत इन देशों के साथ शिखर बैठक करता है। भारत ने नार्डिक देशों के साथ प्रथम शिखर बैठक की थी स्टॉकहोम में, 2018 की बात है। स्टॉकहोम में 2018 की बात है, स्टॉकहोम नॉर्वे में आता है। और अभी हाल ही में 2022 में द्वितीय शिखर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने भाग लिया। इन देशों के साथ भारत ने शिखर बैठक की, और ये दूसरी शिखर बैठक की गई कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन डेनमार्क से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान लुम्बिनी मठ का विकास करने की एक घोषणा की गई है। लुम्बिनी जो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थल है। लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, ये कुछ प्रमुख स्थल हैं गौतम बुद्ध से संबंधित, जहां पर उन्होंने जन्म लिया या उनको महापरिनिर्वाण हुआ या उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तो नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी प्रदेश को विकसित करने की प्लानिंग है। नेटो नेक्स्ट, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर आता है। हाल ही में दो देशों ने नेटो की मेंबरशिप लेने के लिए आवेदन किया है। उन दो देशों का नाम है फिनलैंड और स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन। तुर्की ने हालांकि विरोध किया है इन देशों को नेटो में शामिल करने के लिए, क्योंकि वो ये कहता है कि उसके जो देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही है वो इन्हीं देशों के द्वारा संचालित हो रही है, या ये देश उन आतंकवादी समूह को समर्थन दे रहे हैं। बहरहाल अभी हाल ही में नेटो का विस्तार की जब बात चली थी तो फिनलैंड और स्वीडन ने आवेदन किया है। यूक्रेन भी आवेदन करने ही वाला था, या आवेदन करने का उसने मानस बनाया था, और रशिया ने इसका विरोध किया था, और उसी आधार पर यूक्रेन पर उसने अटैक किया था। रशिया ये कहता है कि मेरी पश्चिमी सीमा पर नेटो की सैनिक तैनात नहीं होने चाहिए, ये हमारी अखंडता के लिए, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। ये आरोप लगा के रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड चतुर्भुज वार्ता, हमने बात की थी। 4 देश इसमें शामिल हैं पिछले सेशन में, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इन चारों देशों ने एक संगठन बनाया है जिसे क्वाड नाम दिया है। और इसका जो सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन, वो 24 मई को हुआ है। कहां? तो टोक्यो, जापान में। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, तो भाइयों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो कुल 15। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, और 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं। 5 जो स्थायी सदस्य होते हैं उन्हें वीटो का पावर है, नकारात्मक अधिकार होता है। ये अगर एक ने भी इनकार किया तो वो चीज को लागू नहीं करेंगे, भले ही 4 लोग उसके समर्थन में अपना मत देते हों। तो 10 और 5 15 अस्थायी देश है। तो इन देशों को हर माह सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने का जिम्मेदारी दी जाती है। तो अगस्त 2022, क्योंकि भारत अभी इसका अस्थायी सदस्य है और ये अपना दूसरे वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से अपना स्टार्ट कर चुका है, तो इस 2022 के अगस्त माह में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना है। मुंबई और दिल्ली में सुरक्षा परिषद की बैठक होगी, और भारत ये चाह रहा है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार हो, मतलब कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें सदस्य बढ़ाया जाए। तो इस हेतु भारत ने 4 देशों का एक संगठन बनाया है जिसे नाम दिया गया है G4। इस G4 में कौन कौन से देश हैं? भारत है, ब्राजील है, जर्मनी है और जापान है। और संगठन में यह बात हुई है कि जो भी दावेदारी मजबूत जिसकी भी होगी, बाकी के जो देश हैं उसको वो समर्थन करेंगे, ताकि जो मेन मकसद है कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्यों में जो 5 सीटें हैं उसका विस्तार हो और ये अधिकार विश्व के अन्य देशों को भी प्राप्त हो। राजद्रोह कानून, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन अभी आया है जिसने सरकार को निर्देश दिया है कि 162 साल पुराने इस राजद्रोह कानून को की वापस समीक्षा की जाए। राजद्रोह कानून, 162 साल पुराने इस कानून की समीक्षा से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को
एक निर्देश दिया है और इस पर एक अंतरिम रोक लगा दी है। यानी कि इस कानून के तहत 124A व्यावहारिक रूप से जो है वो निष्क्रिय हो गया है, निष्प्रभावी हो गया है और इसके तहत अब किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके तहत पूर्व में जो गिरफ्तार किए गए हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट में हम जानते हैं कि अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण में आर्टिकल 21 जो इसका क्लॉज है 21, उसमें भूतलक्षी कार्योत्तर विधि से संरक्षण की बात आ गई है। यानी कि यदि दंड की मात्रा में कमी करने वाली विधि पूर्व में किए गए दंड पर लागू की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने दंड किया है और बाद में ऐसा लॉ बन जाता है कि अब सजा जो उसकी इस दंड हेतु 6 माह की घटाकर 3 माह कर दी जाती है तो ये उस पर लागू होगा। लेकिन यदि दंड की मात्रा में वृद्धि की बात आती है तो ये उस पर लागू नहीं होगा। तो ये जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जो क्लॉज है कि भाई आर्टिकल ये जो कानून है वो पूर्व कैदियों पर या पूर्व जो अपराधी हैं उन पर या पूर्व जिनको गिरफ्तारी की गई है उन पर किस तरीके से ये प्रभावी होगा उसके बारे में चर्चा। 2021-22 के सेशन में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी, मेरा फेवरेट लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर, जबरदस्त खिलाड़ी। विश्व प्रेस सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक डिक्लेयर किया गया 180 देश में भारत का 150वां स्थान है। नेक्स्ट FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इस वर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब तक जितने भी निवेश हुए उनमें सर्वोच्च रहा है। तो कितना विदेशी निवेश भारत में आया है? तो 83.57 अरब डॉलर, 83.57 अरब डॉलर। और पिछले साल कितना था? तो 81.97 अरब डॉलर था, 81.97 अरब डॉलर था। तो गत वर्ष की तुलना में इस बार इसमें वृद्धि हुई है और यह जो विदेशी निवेश है अब तक का सबसे ज्यादा विदेशी निवेश है। अब भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले देश कौन सा है? सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो नंबर 1 पे आता है सिंगापुर। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे ज्यादा देश कौन सा है? तो सिंगापुर। दूसरे नंबर पे आएगा अमेरिका और तीसरे नंबर पे आता है मॉरिशस। अब निवेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा जो निवेश होता है वो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर फील्ड में होता है। सबसे ज्यादा निवेश का जो क्षेत्र है वो कंप्यूटर और हार्डवेयर है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, अब किस राज्य में विदेशी निवेश सबसे ज्यादा आया है? तो नंबर 1 पे जो स्टेट आता है वो है कर्नाटक। टोटल FDI का 35% अकेले कर्नाटक में आया है। सेकंड नंबर पे आएगा महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आएगा दिल्ली। कौन सा क्षेत्र भारत का है जो विदेशी निवेश को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है या उभरता हुआ वो क्षेत्र बन रहा है? तो उस क्षेत्र का नाम है विनिर्माण। मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया सेक्टर है उसमें विदेशी निवेशकों को काफी ज्यादा रुचि हो रही है। नेक्स्ट, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस में संपन्न हुई है स्विट्जरलैंड में। 26 मई 2022 की बात है। उस बैठक का जो केंद्रीय विषय था वह वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटना एवं निवेश को प्रोत्साहित करना। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में केंद्रीय विषय रहा है। देश को नए मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गए हैं, राजीव कुमार जी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी नए महानिदेशक बन गए हैं। उनका नाम है टेड्रोस घेब्रेयेसस, टिपिकल नाम है थोड़ा सा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 कोलंबिया यूनिवर्सिटी ये पुरस्कार देती है। और अमेरिका की जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो हाल ही में है वो दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को। वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या किया? तो 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल की एक घटना हुई थी, जो वॉशिंगटन DC में कैपिटल हिल है। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उस पर हमला किया था और वो चुनाव के परिणामों को स्वीकार नहीं कर रहे थे और उस चुनाव परिणाम में जो बाइडेन की जीत हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। तो ये 6 जनवरी तारीख आप ध्यान रखिएगा साथियों, 6 जनवरी 2021 की बात है। ये कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हमला किया और इसी को कवरेज किया गया था वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा। और इसी कवरेज
के करने के उपलक्ष्य में इसे ये पुरस्कार मिला है। फीचर फोटोग्राफी का पुरस्कार जो मिला है उसमें 4 व्यक्ति हैं। दानिश सिद्दीकी, इनकी मृत्यु हो गई है। तालिबान और अफगानिस्तान में जो ये कवरेज कर रहे थे उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको दूसरी बार ये पुरस्कार लगातार मिला है। इससे पहले रोहिंग्या मुद्दे को भी कवर करने के लिए इनको पुरस्कार मिला था। दानिश सिद्दीकी, अदनान आबिदी, सना इरशाद और अमित दवे, ये 4 लोगों को पुरस्कार मिला है। चारों भारतीय हैं और कोविड के दौरान जो मृत्यु हुई थी उन सबको कवरेज करने के लिए और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने जो फोटोग्राफी की थी उसलिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। संजीव बजाज कौन है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड के चेयरमैन संजीव बजाज, जिन्हें CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। WHO का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड इस बार मिला है। भारत की आशा कार्यकर्ताओं को दिया है, जो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसे उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जबरदस्त भारत के लिए अच्छी खबर। पहली बार हिंदी की किसी लेखिका को, उपन्यासकार को यह पुरस्कार मिला है। उनका नाम है गीतांजलि श्री। हिंदी भाषा में लिखने वाली पहली उपन्यासकार गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार मिला है। और इनके जो उपन्यास का नाम है वो है रेत समाधि, और इस उपन्यास को इंग्लिश में अनुवाद किया है डेजी रॉकवेल ने, और इंग्लिश में इसको नाम दिया गया टॉम्ब ऑफ सैंड। ये जो पुरस्कार है दोनों में साझा होगा, गीतांजलि श्री के अंदर और अनुवाद करने वाले डेजी रॉकवेल के अंदर। ध्यान रखेंगे कि हिंदी भाषा में यह पहली बार किसी भारतीय को पुरस्कार मिला है। कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में होता है। हम जानते हैं कि यह विश्व का सबसे प्राचीन फिल्म फेस्टिवल है, ऑस्कर से भी पुराना ये फिल्म फेस्टिवल है। भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा इस बार दिया गया और भारत की ओर से ज्यूरी में दीपिका पादुकोण को भी शामिल करने का सम्मान प्राप्त हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक, हाल ही में इनका निधन हो गया। बहुत ही जबरदस्त सूचना, भारत पहली बार थॉमस कप का विजेता बना है। भारत पहली बार थॉमस कप का विजेता बना है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। उसने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया। इंडोनेशिया जो सबसे ज्यादा बार थॉमस कप का विजेता रह चुका है। महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल टर्की में हुई थी, निगहत जरीन, इन्होंने 52 वर्ग किलोग्राम के अपने कैटेगरी में गोल्ड जीता है और थाईलैंड की जिटप्योंग को 5-0 से हराया है। आपको ध्यान रखना है, भारत व बांग्लादेश के बीच 3 यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन पुनः शुरू हो गया है, जो कोविड की वजह से बंद कर दी गई थी। 3 ट्रेन कौन कौन सी चलती है? बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस जो है वो कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से खुलना के बीच में चलती है और मिताली एक्सप्रेस जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिमी बंगाल का एक स्टेशन है। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका ये ट्रेन चलती है। IPL 15 की विजेता टीम जो पहली बार बनी थी टीम, गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या इसके कैप्टन रहे हैं और फाइनल में उन्होंने किसको हराया था? तो राजस्थान रॉयल्स को हराया था। आपको याद होगा साथियों कि जब IPL फर्स्ट हुआ था तो उसकी चैंपियन बनी थी राजस्थान रॉयल्स। शेन वॉर्ने उसके कैप्टन थे और शेन वॉर्ने का भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े महान लेग स्पिनर माने जाते हैं। नियमित करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आप और बेल आइकन को दबाइए। आर्यन ऑनलाइन नाम से यूट्यूब पर हम आपको रेगुलर करंट अफेयर्स के सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ साथ में हम जीके के भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो भूलिए मत, सब्सक्राइब कीजिए आर्यन ऑनलाइन, सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नियमित रूप से इसका लाभ प्राप्त हो सके।